पॉलिटिशियन, आजमगढ़ मंडल की चीफ कोऑर्डिनेटर और इंग्लिश की प्रोफेसर इंदु चौधरी जी हैं। मैडम, बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल पर आपका। थैंक यू। 9 अक्टूबर को बीएसपी की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। मान्यवर काशीराम जी का पुण्यतिथि है उस दिन, और कहा जा रहा है कि बहन जी 2027 का आगाज़ करने जा रही हैं। 9 अक्टूबर बीएसपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब हमें उस दिन छोड़ के गए थे 2006 में 9 अक्टूबर, तो वैसे ही ये तिथि हमारे लिए बहुत विशेष है। और बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन के साथ साथ उनकी पुण्यतिथि को भी मनाने का जज्बा मान्यवर कांशीराम साहब ने ही तैयार किया था, पैदा किया था। तो ऐसे में 2006 से जब से साहब छोड़ के गए हैं, प्रतिवर्ष ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाता है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी और आम जनमानस के द्वारा भी। इस बार का विशेष इसलिए है क्योंकि माननीय बहन जी स्वयं इस कार्यक्रम को, श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश स्तरीय राज्यव्यापी ये श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम है। कोई रैली नहीं है। हाँ, लोग रैली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी के आह्वान पे जब मीटिंग हुआ है तो वो किसी रैली से भी ज़्यादा बड़ा वो कार्यक्रम होता है। तो ऐसे में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लखनऊ का चक्का जाम होने वाला है, और निश्चित रूप से माननीय बहन जी जिस कार्यक्रम को संबोधित करती है तो आम जनता, पदाधिकारियों के अलावा आम जनता में इतना उत्साह है कि 7 तारीख को माननीय बहन जी ने लखनऊ में बैठक ली थी, 7 सितंबर को, और 9 तारीख के लिए बोला था कि कार्यक्रम होगा। लोगों ने 9 अक्टूबर ना सुन करके 9 सितंबर को ही बहुत सारे लोग मान्यवर कांशीराम स्मारक पहुंच गए थे। तो इसी से उतना उत्साह का हम लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि 9 अक्टूबर को चक्का जाम होने वाला है लखनऊ का। आप अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, लेकिन पूरबिया अंदाज में आपका एक बयान बहुत चर्चा में है, चर्चित हो रहा है। आपने कहा भोजपुरी अंदाज में कि हाथी अगर बैठ भी जाला तो गधा से ऊंचा होला। तो हाथी तो समझ में आ गया, आपका पॉलिटिकल सिंबल है। बयान किसके लिए था? बयान इसीलिए है कि हमारे महापुरुषों ने ये हाथी सिंबल दिया हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध के समय से हाथी एक शक्ति का प्रतीक भी है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हाथी को ही अपना सिंबल लिया। फिर बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है। तो हाथी एक विशालता का जो प्रतीक है, लेकिन वो यही कहते थे कि जाति में बटा हुआ समाज है जो कि इकट्ठा अगर हो जाए तो बैठा हाथी उठ के खड़ा हो सकता है। तो ये मान्यवर कांशीराम साहब का स्टेटमेंट है कि इस बैठे हाथी को अगर कभी हाथी बैठा हो या कहीं हाथी गुम हो गया, तो जब बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई तो उस हाथी के समान जो विशाल समाज है उसकी ताकत का एहसास करने के लिए टुकड़ों में बटी हुई जातियों में, उपजातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम दे करके उन्होंने एक हाथी के रूप में बड़ा विशाल संगठन तैयार किया। तो अब जबकि लोग बार बार तमाम तरीके के र्यूमर उड़ाते हैं कि माननीय बहन जी ख़त्म हो गई हैं, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, हाथी फाइट में नहीं है, बहन जी बाहर, ऐसी तमाम जो अटकलें लगाते हैं, उनको 9 अक्टूबर का जो आकलन है कि 9 अक्टूबर को जो राज्यव्यापी कार्यक्रम विशाल होने वाला है, पुण्यतिथि का कार्यक्रम, उसमें आपको हाथी की शक्ति का एहसास अपने आप हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि मिशन खत्म हो गया, बीएसपी खत्म हो गई, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब हमने चुनाव कंटेस्ट किया तो लालगंज लोकसभा में मुझे करीब 2.25 लाख वोट मिला। तो किस आधार पे वो कहते हैं कि हाथी बैठ गया या हाथी खत्म हो गया? तो इन्हीं सारी बातों को हम उदाहरण गांव में भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं, और आपके चैनल के भी माध्यम से दे रहे हैं कि 9 अक्टूबर को जो भीड़ आएगी उसमें आपको दिख जाएगा कि हाथी बैठा हुआ है कि हाथी खड़ा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि हाथी बैठा हुआ है तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में 2.25 लाख मुझे मिला, तमाम और लोगों को भी 2,44,000, 2 लाख से ऊपर कई सारे प्रत्याशी हमारे थे जो वोट पाए। तो बैठा हाथी खड़े गधे से ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है कि माननीय बहन जी के एक ट्वीट पे सरकारें कार्य कर रही हैं। तो अगर आपको लगता है हाथी बैठा हुआ है तो भी हमारी नेता का इतना बड़ा कद है कि वो तमाम लोग, जो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां या तमाम लोग जो हैं, उनके कहने पे या उनके कोई भी इस तरीके का बयान नहीं आता, ना उनकी कोई पहल होती है, लेकिन हमारी नेता के एक ट्वीट पे भी तमाम कार्य हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हाथी को अपनी ताकत का एहसास कराने की ज़रूरत पड़ रही है, और लोगों को भी इस बात का एहसास आने वाले 9 अक्टूबर को हो जाएगा। मैडम, बहुजन समाज को लेकर अब हर पार्टी संवेदनशील दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी तो पीडीए फॉर्मूला पर ही चुनाव लड़ रही है, पीडीए में डी दलित हैं। कांग्रेस बाबा साहब को ही श्रद्धांजलि अर्पित करके किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे तो संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई इस सरकार में। तो अब तो बाबा साहब इकलौते आपके रहे नहीं, सब पार्टियों के हैं, और बहुजन समाज भी इकलौता आपका नहीं रहा। अब हर
पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर रही है कि बहुजन समाज के लोग हमारे साथ हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगा? ये चुनौती कहाँ है, ये तो बहुजन समाज पार्टी की जीत है। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देना चाहते थे, संविधान बनाने से रोकना चाहते थे, आज वो बाबा साहब का फोटो लेके अगर घूम रहे हैं तो ये मजबूरी किस वजह से हुई? तो गो इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स कि उसके गहराई में जाके हम देखें तो ये मजबूरी बनाई बहुजन समाज पार्टी ने। बाबा साहब ही नहीं मानने, तमाम जो हमारे महापुरुष लोग थे उनकी जब जयंतियाँ, उनके बारे में जागरण के जो कार्य हुए, उसकी वजह से तमाम बाकी पार्टियां भी देखिए, माता सावित्रीबाई फुले जयंती मनाने लगे, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनने लगी, ऐसे राजशाहू जी महाराज जयंती मनने लगी, फूलन देवी की जयंती में तमाम महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ मनने लगी। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाई? ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। लेकिन वो अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी में उनका एंगेजमेंट हो गया ना, अब उनका एक मुश्त वोट आपको मिलेगा, अब इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। देखिए, हम वोट पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे हैं ना। समाज को जोड़ना, समाज को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, पॉलिटिकल पावर बने समाज, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। और जब समाज ने अपनी वर्थ जानी तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई भी, और वही वर्थ को अब दूसरी पार्टियां भुनाना चाह रहे हैं। जबकि एक्चुअली वो मुद्दे पर, जब भी कोई भी मुद्दा होता है जिसमें दलित एट्रॉसिटी का हो या फिर बहुजन एट्रॉसिटी का हो, स्पेशली ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो या माइनॉरिटी के मॉब लिंचिंग से लेके वक्फ बोर्ड की जमीन तक के तमाम जो इश्यूज हैं, उसमें आप देखते हैं कि जो वोट तो लेना चाहते हैं इन सबका, लेकिन इनके हक अधिकार के लिए खड़े नहीं होते। और जितनी भी इस समय मौजूदा सरकार में जितनी एट्रॉसिटीज हो रही हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोल दीजिए कि कोई नेता खड़े होकर के उनके लिए बोल रहा हो, सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन जी ही बोल रही हैं। माननीय बहन जी के निर्देश पे हम सारे कार्यकर्ता लोग, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हम लोग जो तमाम कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग तमाम जगहों पे जा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, और जो भी FIR दर्ज होना या कार्रवाई करवाना, ये सब कार्य हो रहे हैं। तो हमारी माननीय बहन जी ही अकेली ऐसी नेता हैं जो इन सब पे काम कर रही हैं। और दूसरे लोग खाली आपको वोट बैंक के रूप में कि आपको बहुजन आइडियोलॉजी पे आप चलेंगे लेकिन आप अपना नया नाम देंगे। तो उन्होंने EDA PDA जो भी नाम आप बता रहे हैं, एक्चुअल अगर देखा जाए तो उस PDA में आप बोल रहे हैं दलित है ना, लेकिन एक्चुअली हमको तो लगता है ना कि उनके परिवार में जो अलग अलग दलों में उनका भतीजा बहू किसी और पार्टी में, और परिवार के लोग किसी और पार्टी में, तो ये कोई नाराज़ होकर अपनी पार्टी बना लिया। उन सबको इकट्ठा करने के लिए PDA बनाया गया, जिसको परिवार दल अलायंस हम लोग कहते हैं, कि अपने परिवार को इकट्ठा एकजुट करने के लिए बनाया गया। तो इसमें ये नहीं, अगर समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के प्रति संवेदनशीलता के लिए अगर ये बनाया गया होता तो उसमें समाज हित की बातें आती। लेकिन यहाँ तो कोई भी बात होती है तो गोल मटोल, जिसका नेता स्वयं ही कंफ्यूज है कि उसको PDA का फुल फॉर्म क्या करना है या क्या कहना है, वो कभी नाम ही नहीं लेते। कभी भी एट्रॉसिटी, कोई भी ट्वीट आता है या कोई भी उनका देखते हैं तो वो खाली PDA को गोल गोल घुमा करके करते हैं। तो हम, बेहतर है कि हम उस पर क्यों जाएं कि जो उन्होंने सतही तौर पे कुछ नया नाम दे दिया, हम तो उस आइडियोलॉजी पे देंगे जहाँ से ये विचार निकला है। विचार बहुजन आइडियोलॉजी है जो तथागत गौतम बुद्ध के समय से चल रहा है। माननीय कांशीराम साहब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देते हुए आए, और फिर जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, क्योंकि संविधान सबको एक भाव से देखता है। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी सबको एक भाव से देखा। तो अब ऐसे में दलित वोट बैंक, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है पूरे देश भर में, सबका यही चॉइस है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसका एजेंडा, मैनिफेस्टो, चुनावी एजेंडा कह लीजिए या पार्टी का ही एजेंडा, चुनावी एजेंडा तो बदलते रहते हैं, जिसका मैनिफेस्टो ही भारत का संविधान हो। तो वो कमिटेड है ना कि जब जब सरकार बनेगी तो संविधान को वो लागू करेगी। तो संविधान लागू होने से बचाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए तमाम नए नए तरीके हटगंदे अपनाए जाते हैं, जिसके तहत ये हो रहा है। BSP बदल रही है, आकाश आनंद, आप, अब जो नई लीडरशिप आ रही है BSP में, बहन जी भी सिविल की तैयारी करते थे, हम लोग सुनते हैं, लॉ ग्रेजुएट वो भी हैं, लेकिन अब जो चेहरा है नई लीडरशिप का वो बिल्कुल BSP में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। BSP बदल रही है, BSP बदल रही है, ये आप लोग कह सकते हैं। हमारे लिए BSP मान्यवर बहुजन महापुरुषों का मिशन है, मूवमेंट है, और बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे मान्यवर साहब ने जो सिखा के गए माननीय बहन जी, उस पर आज तक चल रही हैं, और माननीय बहन जी के ही दिशा निर्देशों को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी, माननीय बहन जी के जो भी उनके डायरेक्शंस हैं, जो भी उनके दिशा निर्देश, उसके हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब लीडरशिप नई मिल रही है तो लोगों में उत्साह, जोश बढ़ रहा है, लेकिन वो लीडरशिप दंगे कराने में, वो लीडरशिप लड़कों के ऊपर मुकदमे करवाने में, वो लीडरशिप जबरदस्ती सड़क पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में, वो लीडरशिप लड़कों को केवल भड़काने के लिए नहीं, वो लीडरशिप एक
कहते हैं अनुभवी लीडरशिप के संरक्षण में चल रही है। जहां माननीय बहन जी जैसे एक अनुभवी नेता है तो उनके संरक्षण में जो भी कार्य हो रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जो नए युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई, अपनी जो करियर से संबंधित गतिविधियों को करते हुए और संविधान का पूरा सम्मान करते हुए किस प्रकार से समाज को दिशा और दशा जो है उसकी बदलेंगे, निर्धारित करेंगे, उस पैटर्न पे काम हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बदल सकती है। बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के मिशन को ही लेकर के चल रही है। लीडरशिप में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है लेकिन हमारा मिशन, मूवमेंट वो स्थायी रहेगा। हालांकि ये निर्णय बहन जी को लेना है, लेकिन हम आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। आजम खान साहब की रिहाई हो गई है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। फैसला तो बहन जी ही लेंगी। अगर आजम खान साहब बीएसपी में शामिल होते हैं तो फैसला बहन जी का होगा। बीएसपी के पॉलिटिकल करियर के लिए ये कैसा फैसला होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी वो विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी 2-4 टहनियाँ टूट भी जाएं तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी ने तमाम माइनॉरिटी के लीडर्स तैयार किए। माननीय सालिम अंसारी साहब को भी राज्यसभा भेजा, आपने टांडा से भी देखा, उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उसके बाद शिक्षा मंत्री बनाया। मसूद खान जी, क्या नाम, डॉक्टर मसूद खान जी। तो ऐसे तमाम लीडरशिप, मुनकाद अली जी हमारे पास हैं, राइन साहब यहाँ पर हमारे पास हैं, नौशाद अली जी हैं। हमारे पास माइनॉरिटी लीडरशिप की कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाली है कोटा तो कोई आ जाएगा तो बहुत हमारे लिए बहुत उत्साह है। हमारे पास माइनॉरिटी लीडरशिप पहले ही बहुत अच्छी है और वो बहुत तन मन धन से बहुजन आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। बहुजन आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भी, मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी एंटरटेन करेगी। और वैसे भी माइनॉरिटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हम लोग वंचित समाज के लोग हैं और वंचित समाज को प्रतिनिधित्व जब माननीय बहन जी पूरे सम्मान के साथ में दे रही, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, टिकट देने की बारी हो तो 80 सीटें करीब विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में आपकी 27 सीटें, तो हमारे पास लीडरशिप की कभी कमी नहीं रही। तो ये मतलब ये प्रश्न पूरी तरीके से बेमानी है कि वो कोई इतना बड़ा चेहरा है या कोई ऐसा है। बहुजन समाज पार्टी में कोई भी जेल गया हुआ व्यक्ति हो या किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो तो उसको वैसे ही नहीं जो है एंटरटेन किया जाता। मतलब आजम खान साहब के लिए बसपा में दरवाजे बंद है, जो आपकी पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी है कि नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस होते हैं तो माननीय बहन जी कभी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। ये बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है। एक आखिरी सवाल, नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर जी। ये चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद से, जब रिजल्ट आया कि बीएसपी इनएक्टिव हो गई है और जो गैप है उसको चंद्रशेखर भर सकते हैं। बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं दलित नेता के तौर पर और हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। कौशाम्बी में अभी आपने देखा। चंद्रशेखर जी के पॉलिटिकल करियर पर आप क्या कहना चाहती हैं? और ख़ासकर नगीना से सांसद हुए अपने बलबूते, बीएसपी के लिए चैलेंज हैं चंद्रशेखर जी? देख, मैंने फिर कह रही हूँ ना कि बहुजन समाज पार्टी वो विशाल बरगद का पेड़ है, ठीक है, जिसमें कोई, जैसे जो बातें आप कह रहे हैं मैं उसके हिसाब से ही बता रही हूँ आपको कि आपको पानी का बुलबुला बहुत तेज़ी से उठता है और लगता है कि वो लग रहा है कि पूरे पानी को वही उसी ने संभाल के रखा हुआ है। बुलबुले को अपने ऊपर इतना गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है, लेकिन वो बुलबुला फूट जाता है और फिर वो उसी पानी में मिल जाता है। तो ये आइडियोलॉजी पे आधारित बहुजन समाज पार्टी है और जो आइडियोलॉजी से समझौता करके दूसरी पार्टियों के सामने 1 सीट 2 सीट के लिए दरवाजे पे चौखट पे आंसू बहाए, ये बहुजन आइडियोलॉजी का हिस्सा कभी हो नहीं सकता। जिसके पास अपने ही मान सम्मान के लिए जगह ना हो वो बहुजन महापुरुषों के मिशन, मूवमेंट या उनको क्या कोई विचार दिलाएगा। दूसरी बात कि जो आइडियोलॉजी से सजशीलवान होता है, जैसे जो चरित्रवान व्यक्ति है उसके लिए तो रास्ते खुले हैं, लेकिन जिसके चरित्र की धज्जियां पहले ही उड़ रही हैं तमाम तरीके से, तो उसको आप कैसे एक लीडरशिप के रूप में आप देख सकते हैं? आप पत्रकार हैं, पत्रकार को स्वतंत्रता है पूरी तरीके से कि किसी को हीरो बना दे, किसी को जीरो बना दे, लेकिन हाँ बहुजन समाज पार्टी का स्थायी जो चरित्र है वो कभी बदला नहीं जा सकता। हमारी माननीय बहन जी कभी भी किसी भी विचारधारा से समझौता नहीं करती, ना अपनी 1 सीट 2 सीट के लिए उनको चाहती तो बहुत पहले किसी भी बड़े पद पे जा सकती थी, सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुख्यमंत्री जैसे पद तक को ठोकर मार दिया। तो ऐसे में लीडरशिप जो होती है वो हमें माननीय बहन जी से हमको भी सीखनी चाहिए, हम भी सीख रहे हैं और हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको व्यू कर रहे हैं उनको भी सीखनी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री के पद को ठोकर मार सकता हो वही बहुजन समाज का रियल लीडर होगा। चलिए, तो ये थी प्रोफेसर इंदु चौधरी जी जो तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।